एवरीवन वेलकम टू ऑनली आईएएस। ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर का जो भी बचा कुचा टॉपिक है उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बचे हुए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ पोलर वोर्टेक्स है। पोलर वोर्टेक्स हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू लिया था, थोड़ी सी कुछ और बातें हैं उसके बारे में करेंगे। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ऑरोरा का, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। हालांकि एकदम से रिलेशन तो नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन चूंकि क्लाउड्स के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ वेदर कंडीशंस हैं जो कि कभी बारिश कराते हैं, कभी ड्रॉट कंडीशंस लेके आते हैं हमारे पैसिफिक ओशन वाले रीजन में। तो इसके बेसिस पर भी हम लोग वेदर कंडीशन के नाम पे एल नीनियो, ला नीना और एंजो के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और इनके टाइप्स होते हैं, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट का एक छोटा सा डिस्कशन है आप सबके लिए, क्योंकि कुछ डाउट्स बहुत सारे लोगों के रेज हो रहे हैं जिसके बेसिस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं आपको एक रफ शेड्यूल आपको बताना चाहता हूँ जो कि हमने अभी हाल फिलहाल में प्लान किया हुआ है और उसके बेसिस पर ही हम चीज़ों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर में आप देख लोगे कि चीज़ें कवर हो जा रही हैं मार्च एंड तक। कैसे हो रही हैं आप खुद ही देखोगे इसको। देखो, ज्योग्राफी सेक्शन से ही मैं स्टार्ट करता हूं अपने सेक्शन से। ज्योग्राफी का जो पार्ट है मोर और लेस आज आपका जितना भी फिजिकल पोर्शन या फिर जितना भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है वो आज के आज खत्म हो जा रहा है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल वाली चीजें आएंगी, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में अब चीजें बहुत कम होंगी जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगी, मोर और लेस चीजें फैक्चुअल होंगी। और इनमें से इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो मोर और लेस इंडियन ज्योग्राफी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक यूनिट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपने देखा होगा ब्राउन कलर के कवर पेज के साथ। आर्ट एंड कल्चर जो है आप खुद ही देखो कि फेब कहाँ गया सर का, पॉलिटी वाले सर का लेक्चर ये रहा। पॉलिटी वाले सर ने इकोनॉमिक्स 80 to 90 या फिर ऐसा 75 से लेके पूरा पोल तक, तो मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है सीधे हमारे पोल के ऊपर साइड में। और ऊपर की साइड में ये काफी चिलिंग इफेक्ट आता है। ये जो ठंडा है ये नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर भी बर्डन ना हो, इसलिए चीजों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। इस पर डिस्कशन होते हैं। आप जो भी आपके डिस्कशन हैं, आप हमारा ये वाला ऑफिस, तो इस बेसिस पर ये जो रोड्स क्लियर दिख रहे हैं वो रोड्स वगैरह ऐसे ही होते हैं जिनको पर डे साफ किया जाता है। आई सरफेस ऐसे होते हैं, समुद्र के किनारे ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा चिलिंग इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं आखिरकार पोलर वोर्टेक्स होते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ लिया है, तो जेट स्ट्रीम्स के अलावा ये जो अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पर आप देख रहे हो ना, अपने पोलर रीजन पर आ जाओ। ये हम इस टाइम नॉर्थ पोल को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस वाले रीजन में आप देख रहे हो ना, एक ऊपर हाइट पे जेट स्ट्रीम के जस्ट अंदर, मतलब जेट स्ट्रीम तो हमने पढ़ा था कि 65 डिग्री के लगभग लैटिट्यूड पर चलता है। 65 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में, 65 डिग्री लैटिट्यूड साउथ साइड में लगभग हमारे कौन से जेट स्ट्रीम चलते हैं, हमारे जेट स्ट्रीम चलते हैं वहां पे लगभग उसका नाम है सब पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो सब पोलर जेट स्ट्रीम के अलावा जैसे कि ये जो है ना सेंटर में चलेगा बिल्कुल। आप बोल सकते हो कि इसकी डिग्री जो भी होगी वो लगभग 70 से 90 तक होगी या फिर और भी कम होती है, मतलब आप बोलो 80 to 90 या फिर ऐसा 75 से लेके पूरा पोल तक। तो मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है सीधे हमारे पोल के ऊपर साइड में। और ऊपर की साइड में ये काफी चिलिंग इफेक्ट आता है। ये जो ठंडा है ये नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों में ही आता है और ये कभी कभी ऐसा कुछ देखने में लगता है। ये कोल्डेस्ट एरिया होता है हमारे यहाँ। जेट स्ट्रीम जैसे कि आप देख रहे हो नीचे की तरफ बह रहा है। अब ये नीचे की तरफ जैसे कि हमने देखा था कि कभी जब जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होंगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन जब जेट स्ट्रीम थोड़े भी वीक होते हैं तो इनमें मियांडरिंग स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, रोसबी वेव्स नाम दिया था। तो ये रोसबी वेव्स जो है ये अपना फंक्शन दिखाते हैं और कभी कभी इनको पुश करते हैं। जैसे कि ये अभी यहाँ तक आए ना, तो ये कभी कभी इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी ये जो हमारा पोलर वोर्टेक्स बन रहा है ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल पर, याद है कि ये जो भी अभी हम पोलर वोर्टेक्स पढ़ रहे हैं ये जमीन से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं ये सब। तो इसीलिए इनका जो भी रिश्ता है वो जमीनी हवाओं से या फिर जो भी पोलर ईस्टर्लीज चलते हैं जमीन से, इन सबसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमें एटमॉस्फेयर लेवल पर समझना पड़ेगा कि जो इतने टॉप हाइट पर आखिरकार क्या चीजें हैपन हो रही हैं उसके बेसिस पर। तो आप जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होगे कि ये ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने चलो पढ़ लिया है। पोलर वोर्टेक्स क्या है कि यहाँ पर देखो ऊपर की दिशा में जो बिल्कुल ऊपर के लेवल पर एक एक्यूमुलेशन है ठंडी हवाओं का, उसको हम लोग पोलर वोर्टेक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पोलर वोर्टेक्स है क्या, एक प्रकार का वर्लिंग कोन है जहां पर काफी लो प्रेशर कंडीशन होंगे, ठीक है। लो प्रेशर कंडीशन कहां पर, ऊपर की साइड में। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि हाई प्रेशर कंडीशन नीचे है तो ऊपर की साइड में लो प्रेशर कंडीशन होता है। और लो प्रेशर कंडीशन इसलिए भी होता है क्योंकि आप जब भी ऊपर की तरफ जाओगे तो आप स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल में मान लो बात कर रहे हो, तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल में हवाएं जो है ना काफी थिन हो जाती है, बहुत ही जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हम देखोगे काफी दूर दूर हो जाते हैं। तो इन सबके बेसिस पर ये काफी डिफरेंट वे में आता है, मतलब काफी दूर दूर होने से क्या है, इसका प्रेशर जो है उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा से ये बताया कि जमीन पर कभी भी लो प्रेशर बनता है तो वहां पर टेंपरेचर ज्यादा होता है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बिल्कुल लो प्रेशर कंडीशन बनता है। और विंटर मंथ्स में तो ये और खतरनाक हो जाता है। आपको पता है कि विंटर मंथ में जो भी हमारा आईटीसीजेड है वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करता है, तो इसके बेसिस पर और ठंडियां यहाँ पर पड़ती हैं। तो इसीलिए जो कंट्रास्ट है बेसिकली पोलर वोर्टेक्स या फिर हम जो भी अभी तक जेट स्ट्रीम पढ़ रहे थे, जो भी चीजें पढ़ते हैं हमने अभी तक यही समझा कि अगर टेंपरेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा तो इस टेंपरेचर डिफरेंस से जो भी ऐसी चीजें बनती हैं लाइक जेट स्ट्रीम, पोलर वोर्टेक्स, इनकी जो इंटेंसिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। अब इस स्ट्रांग टेंडेंसी के चलते हम क्या कह सकते हैं कि जब भी विंटर कंडीशन आते हैं तो यहाँ पर टेंपरेचर डिफरेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर हम यूं बोले कि टेंपरेचर कंट्रास्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है बिटवीन द पोलर रीजन्स एंड बिटवीन द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड जैसे कि यूएस वाला सेक्शन है, ये यूरोप वाला सेक्शन है, इन सब जगहों को अगर कंपेयर करेंगे तो इनसे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये पोलर वोर्टेक्स थोड़े से और खतरनाक या फिर थोड़े से और एक्सट्रीम कंडीशंस में आते हैं। तो पोलर
वोर्टेक्स को अगर हम सिंपलीफाइड वे में ब्रेक करें तो ये है क्या, सबसे पहले अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल का एक सीन है। अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर जहां से 8 से 9 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर ये एक्सटेंड होता है और कभी-कभी स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर लेवल्स पर भी देखने को मिलता है ये पोलर वोर्टेक्स। इसके अलावा काफी ठंडी हवाएं होती हैं इसके अंदर। सरकमपोलर मतलब कि अर्थ ग्लोब के ऊपर चारों तरफ सरकमपोलर वे में पोल को ये चारों तरफ से घेर लेता है। लो प्रेशर होता है और साथ ही साथ ये लार्ज साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर को भी अपने साथ ले जाता है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स इस हिसाब से लग रहा है और आपको पता है कि पोल्स पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स काफी तेज लगता है, सबसे ज्यादा एक्ट करता है, तो यहाँ पर जो इनकी स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाती है पोलर वोर्टेक्स की। ठीक है, तो इसलिए साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर भी हम इनको बोल सकते हैं। पोलर वोर्टेक्स जो है वो हमेशा जेट स्ट्रीम्स के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा क्यों है मैंने आपको वीडियो में समझाया। देखो क्या होता है, कभी-कभी जेट स्ट्रीम्स के चलते ना ये इनको पुश मिलता है। पुश कैसे मिलता है मैं आपको भी समझाता हूं। उससे होता क्या है कि कभी-कभी जब ठंडियों में पोलर वोर्टेक्स अपने सबसे चरम सीमा पर होता है या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, तो उस केस में पोलर रीजन्स को ये सराउंड करता है और जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम इस पोलर वोर्टेक्स को पुश करता है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में मतलब इक्वेटर के साइड में, मतलब कि जो भी ऊपर की कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूके, इन सब जगहों के आसपास में इसको पुश करता है। तो इसीलिए अभी जनवरी 2019 में अभी ऐसा ही कुछ केस देखने को मिला था। तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं इस चिलिंग कंडीशंस की वजह से। टेम्परेचर अब आप खुद ही समझो कि जो नॉर्मल जिंदगी में हम आराम से आज अपने इंडिया में, हमारे यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, आप एवरेज टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री तक का ले सकते हो। तो इतने टेम्परेचर में या फिर कुछ होगा 15 से 20 हो मान लो इसको, तभी 15 से 20 जो भी है 15 से 25 कर लो। तो ये जो डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये तो हैबिटेबल है ना, आप आराम से इस केस में रह सकते हो, आराम से बाहर निकल सकते हो। काफी ठंड पड़ती है अगर हमारे यहाँ दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, तो हम कुछ कपड़े वगैरह पहन के काम चला सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि जब टेम्परेचर बाहर निकलने पर -50 डिग्री सेल्सियस का हो तो वहां पे सर्वाइवल कंडीशंस कैसे डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर पोलर वोर्टेक्स जो है ना वो जब भी साउथवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब कि जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है कभी कभी ब्रेक करके, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जेट स्ट्रीम्स की होती है। तो पोलर वोर्टेक्स अपना एक चिलिंग इफेक्ट इन कंट्रीज में लाइक यूएस, यूके, कनाडा, इन सब में दिखाता है। अब देखो इस फिगर को आराम से समझो। पोलर वोर्टेक्स जैसे कि यहां पर बन रहा है, ठीक है, तो ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल की ये कंडीशन है और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो भी अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे ही चलते हैं। तो इसके बेसिस पर क्या होता है, जब भी ये स्ट्रांग होते हैं तो ये मोर और लेस स्ट्रेट पाथ लेते हैं। लेकिन जब भी ये थोड़े से वीक होंगे, जब भी ये वीक होंगे तो ये ऐसे मियांडरिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। मियांडरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ आप देखोगे कि देखो ये वाला रीजन जो है, यूजुअली आप समझते हो कि इनके जमीनी साइड में अगर देखा जाए तो ये टेम्परेट रीजन है और ऊपर पोलर रीजन है। तो टेम्परेट रीजन है, थोड़ा तो गर्म होगा, तो मतलब यहाँ पे लगभग लो प्रेशर कंडीशन जमीन पे बनेगा। इसके जस्ट ऊपर जहां पे एयर राइज करता होगा वहां पर हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो मियांडरिंग स्ट्रक्चर है ये इस वाले रीजन को हाई प्रेशर दिखाता है। अब हाई प्रेशर जो है ना इस पोलर वोर्टेक्स को पुश करता है, हाई प्रेशर है ना ये, तो इसको पुश करेगा। पुश करके जो इसका सेंटर में ये पहले सिचुएटेड था उसको पुश करके ये नीचे की तरफ धक्का दे देता है। तो इस हिसाब से पोलर वोर्टेक्स जो है ये हाई प्रेशर, मतलब कि यहां पर हम देख रहे थे कि एक तो होते हैं रिजेस, इनको रिजेस बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हम ट्रफ्स। तो जो रिजेस होते हैं, रिजेस आर कैरेक्टराइज्ड विद द हाई प्रेशर कंडीशन। हाई प्रेशर कंडीशन कहां पे, नीचे जमीन पर नहीं, ऊपर एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि भाई पोलर वोर्टेक्स तो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर लेवल पर है ना। तो इसके लिए तो हमें ऊपर के विंड सर्कुलेशन को देखना पड़ेगा, कौन धक्का दे रहा है, जमीन पर क्या चल रहा है उससे हमें अभी भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जब भी पोलर वोर्टेक्स हमारे जेट स्ट्रीम्स के द्वारा पुश किया जाता है तो ये ऐसे रीजन्स में, यहां पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमारे कनाडा का रीजन होगा या फिर रशिया के साइबेरिया वाली जगह पर, यूके वाली जगह पर, यूएसए वाली जगह पर, ये सारी जगहों पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे पोलर वोर्टेक्स के कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पोलर वोर्टेक्स इफेक्ट करता है हमारे लिविंग कंडीशंस को। एक टॉपिक आता है ओजोन होल से रिलेटेड। देखो ओजोन होल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसी तरीके से एसोसिएटेड है। सबसे पहले हम ओजोन होल समझते हैं और फिर एक और फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो ये दोनों के दोनों ही पोलर वोर्टेक्स से कैसे रिलेटेड है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा व्यू लेते हैं कि ये ओजोन होल या फिर ये सब होता क्या है। देखो क्या हुआ है कि ओजोन का लेयर कहां पर मिलता है, कौन से लेयर में, हमको पता है, हमने पढ़ा है कि हमने स्ट्रेटोस्फीयर वाले लेयर में ओजोन का एक बढ़िया लेयर होता है। इस ओजोन लेयर में जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक के लगभग 25 से 30 किलोमीटर में सबसे ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, उसका एक लेयर है। अब ये क्या होता है, जब भी पोलर वोर्टेक्स चलता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर होता है या फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही जगहों पर बन रहे हैं। तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि लगभग 1979 से लेके 1984 तक अलग अलग जगहों के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था। इस सर्वे के अंदर में यह आया कि जो भी हमारे पोलर रीजन का ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, वो धीरे धीरे थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, और इसका जो स्टेडी डिक्लाइन का रेट है वो लगभग 4% का है। हर साल 4% थोड़ा सा ओजोन कम हो जाता है। तो इसको काफी ग्रेव सिचुएशन माना गया। क्यों? क्योंकि ओजोन का सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि ये जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको एक्चुअल में बार करता है, उनको रोकता है कि वो अर्थ के सरफेस तक ना आ सके। क्योंकि अर्थ के सरफेस पर अगर ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं और अगर वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें हो सकता है स्किन कैंसर। इससे बचने के लिए ओजोन लेयर हमारे प्लैनेट को हैबिटेबल बनाता है। अब आप खुद ही समझो कि अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो फिर हमारे जैसे लोग भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है या फिर इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजंस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फाइंड किए गए। हालांकि जो भी रीजंस थे वो उनके सामने आए और इस बेसिस पर आए कि भाई देखो ठंडा जो कंडीशंस होता है या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को बनाने के लिए। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने समझा
कि देखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है वो बेसिकली जो भी हमारे पास हेलो कार्बन होते हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी वजह से होता है। हेलो कार्बन क्या होते हैं? ये प्रकार के ऐसे कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के जगह पर यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर हेलोजेंस लगा दिए जाते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन के जगह पर ये हेलो कार्बन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं? देखो हेलोजेंस जो है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, और ये लगभग ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये जो सीरीज होती है बिल्कुल सीधे वाली, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर शुरू से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप पीरियोडिक टेबल में इसको देख सकते हो कि ये सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो ये कुछ हेलोजेंस के फॉर्म है। क्या होता है कि ये हेलोजेंस अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं तो इसके वजह से ये हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्लोरीन एटम्स को, या फिर हम सबसे इफेक्टिवली तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्लोरीन ही है जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओजोन जो है उसका फॉर्मुला होता है O3 और क्लोरीन का फॉर्मुला होता है Cl। तो क्लोरीन गैस जो है वो नॉर्मली वो तो स्टेबल होती है, लेकिन जब इनके साथ मिलती है और जब सनराइज इन पे पड़ते हैं तो ये टूट जाती है। कैसे टूटती हैं और क्या बनती हैं एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। देखो फोटो डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट ओजोन लेयर या फिर जो ओजोन है O3 मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़ा जा रहा है, इनको डिसएसोसिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे डिसोसिएट होते हैं? यहाँ पर जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है सबसे पहले वो डिसोसिएट होंगे, फिर वो जाके ओजोन को डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का चेन रिएक्शन। कैसे? अब यहाँ पर जो हम ओडीएस की बात करें मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है? क्लोरीन। अब सोचो कि अगर हमने ये पढ़ा है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अपने आप में, जिसको हम लोग हेलो कार्बन बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 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 लगना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन लग चुके हैं। क्या होगा कि जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनके ऊपर पड़ेगा तो ये ब्रेक होंगे, डिसएसोसिएट होंगे और इससे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा। यहाँ पर एक आयन बनेगा और दूसरा आयन यहाँ बनेगा। अब ये जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम स्पेसिफिकली ओजोन के इस मॉलिक्यूल के साथ टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, इसका एक ओजोन मॉलिक्यूल अपने पास चिपका लेता है। तो ओजोन जो कि आज तक O3 के फॉर्म में घूम रहा था, टहल रहा था पूरे एटमॉस्फेयर में, अब वो टूट के ClO के फॉर्म में और एक O2 ऑक्सीजन, जो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, उसमें ब्रेक कर जाता है। लेकिन अभी भी इसको शांति नहीं मिलती है। ये जो कभी कभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हुए हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्लोरीन के साथ ही चिपके या फिर क्लोरीन से ही टकराएं। कभी कभी क्या होता है कि टक्कर खाने के बाद ये वहां पर ऑलरेडी बने हुए OCl जो यहाँ पर है, इनके साथ फ्री इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टकराते हैं। अब जैसे ही ये टकराएंगे तो वापस से ये O2 बन जाएंगे और क्लोरीन एटम वापस से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये फिर से एक नए ओजोन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल रिपीट होता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है ये। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ रहा है, इससे क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल भी क्लोरीन का एटमॉस्फेयर में छूट गया है तो वो हजारों लाखों मिलियंस ऑफ ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। तो इसके बेसिस पर ये जो क्लोरीन का निकलना है, इसको किसी न किसी तरीके से बंद करना होगा अगर हमें ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन को रोकना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ये ओडीएस होते हैं, अब ये ओडीएस कौन कौन से हैं आप इसमें देख सकते हो। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रिज वगैरह में आप देखते होगे पीछे की तरफ में फ्रिज के एक सिलेंडर लगा होता है, उस सिलेंडर में कूलेंट भरे होते हैं जो कि आपके पूरे इस रेफ्रिजरेटर को ठंडा करता है। ये सारी चीजें हैं, तो ये इनमें से क्लोरीन एमिट होता है। इसके अलावा फोम जो होते हैं, जैसे कि जो भी हम रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, स्प्रे यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हम कभी कभी पार्टीज में आप देखते होगे कि फोम वाला एक जो क्रीम नहीं आता, आप उसको प्रेस करते हो तो पूरा फोम निकलता है। इन सब चीजों से आप देखोगे कि क्लोरीन इन सब में रहते हैं। तो इन सब के यूज से क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन, फ्रियॉन्स और हेलोन्स, ये कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हैं जिनके चलते हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट से हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। सबसे पहले टाइम पर इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होते थे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब इनके अंदर भरा जाता था तो यहाँ से क्लोरीन एमिट होते थे। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो काफी डेंजरस है, हम उसकी जगह पे HCFC यूज कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर सकते हैं, जिसमें से कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि ये भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में हेल्प कर रहा है, तो इसको भी ओमिट कर दिया गया। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज काफी चेंज होती जा रही है, जहां पर हम इन दोनों में से कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन बन रहा था कि क्लोरीन आखिरकार कैसे एटमॉस्फेरिक लेवल में जाके इन चीजों से रिएक्ट करता है, वो चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस बेसिस पर ओजोन डिप्लीट होता है क्यों, इतनी बात आप समझे। ओके, अब हम समझते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं। देखो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कुछ ऐसे दिखने में लगते हैं, ये लगभग 12 से 22 किलोमीटर ऊपर रहते हैं सरफेस के, और इनको एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इनमें से ही एक टाइप है जिसको हम लोग नेक्रियस क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को नेक्रियस क्लाउड्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर रेयर क्लाउड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काफी रेयर होते हैं ये, और कुछ ऐसे दिखते हैं। ये कब विजिबल होते हैं, आप समझोगे जब भी सूर्योदय होने वाला होगा तो उसके 2 घंटे पहले दिख जाएंगे, या 1-2 घंटे पहले, सूर्यास्त होने के 1-2 घंटे बाद में दिखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर 15 से 25 किलोमीटर ऊपर, मतलब कि हम पहुंच गए हैं स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स के ऊपर, काफी ऊपर, मतलब कि जो भी अभी तक हमने बात किया था ना कि सबसे पहले नीचे स्ट्रेटस, एल्टो, सिरस, इन सबके काफी ऊपर की बात हो रही है। यहाँ पर नेक्रियस क्लाउड्स बनते हैं। नेक्रियस क्लाउड्स का मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो काफी थिन एलिमेंट्स में नेक्रियस क्लाउड्स में, जैसे कि वाटर वेपर आप बोल सकते हो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, नाइट्रिक एसिड बोल सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड्स में प्रेजेंट होते हैं। और ऊपर जाने के बाद आप समझते हो स्ट्रेटोस्फेरिक में काफी थिन होते हैं, ये काफी थिन होने के चलते ये काफी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये ऑब्वियसली काफी डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कभी कभी कि जो भी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो हमें कलरफुल दिखते हैं। वो कलरफुल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप देखोगे कि विंटर कंडीशंस में इतने ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, अलास्का, नदर्न आइलैंड, इन सब पे अगर सन रेज पड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर के जाते जाते इस टाइम पर सन के रेज यहाँ तो पड़ सकते हैं ना, हमारे अर्थ पर नहीं पड़ रहे हैं, तो ये अलग अलग कलर्स एमिट करते हैं। इन कलर्स को ही हम इन फॉर्म में देखते हैं, नेक्रियस क्लाउड्स के फॉर्म में देखते हैं। और जब भी पोलर वोर्टेक्स होता है, पोलर वोर्टेक्स के टाइम पर हम देखते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी बनते हैं। तो इस केस में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और पोलर वोर्टेक्स का भी एक अपना रिलेशन है। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अपने अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जाए तो यहाँ पर एयर जो है 1000 टाइम्स थिनर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर वर्टिकल कन्वेक्शन जो है वो काफी कम होता है। इसके चलते क्या होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी चीज काफी लंबे समय तक टिक सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखते हैं, नाइट्रिक एसिड के या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के या फिर वाटर वेपर के, तो ये सारी चीजें काफी दिनों तक या फिर काफी महीनों तक यहाँ पर बनी होती है। और अगर ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स इस जगह पर पहुंच गया, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड्स में,
तो वो महीनों तक, सालों तक वहीं पर अटके रहते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते रहते हैं। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में हमारे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीजें क्या करती हैं, रहती हैं, और जब यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशन से क्लोरीन एटम्स बनते हैं। तो इस क्लोरीन एटम का भी एक तो हम फोटो डिसोसिएशन देख रहे थे, तो फोटो डिसोसिएशन के साथ साथ एक और रिएक्शन होता है जिसके पीछे ओजोन लेयर डिप्लीशन का ही एक रीजन हम देख सकते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में एक्चुअल में क्या होता है कि पीएससीज जो होते हैं यहाँ पर इनके लिए एक रेस्टिंग पोजीशन बनाते हैं। इस रेस्टिंग पोजीशन पे आराम से ओजोन लेयर्स के ये जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओडीएस हैं, वो आराम से इस पर टिक सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन के जो भी ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं और फ्री क्लोरीन एटम वापस से उसी रिएक्शंस में डिस्कस जैसे कि अभी हमने किया है उसी तरीके से ये बनते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर से इन चीजों को मैंने लिख दिया है कि क्लोरीन एटम O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ClO और O2 बनेगा, ClO वापस से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराता है तो यहाँ पर O2 कर दो, यहाँ पर O2 बनता है और क्लोरीन एटम अलग से निकल जाता है। तो ये जो क्लोरीन एटम है वापस से एक ओजोन लेयर पे स्ट्राइक कर सकता है, तो नेट रिजल्ट जो भी है वो 2 ऑक्सीजन बनाता है, ये काट दो, तो Cl से भी कुछ कट गया, Cl और Cl कट गया, तो क्या बना O3 + O, यहाँ से मिलता है हमको 2 O2, एक O2 यहाँ पर, दूसरा O2 यहाँ पर, तो 2 O2। नेट रिजल्ट हमारा ऐसा आता है कि जो भी ऑक्सीजन के ओजोन और ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाता है, मतलब कि ओजोन लेयर्स डिप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं उनके प्रेजेंस में हमेशा देखते हैं कि जो क्लोरीन एटम्स होते हैं ये क्लोरीन एटम कैटालाइज हो जाते हैं, मतलब इनकी रिएक्शंस जो है वो और फास्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए पीएससीज जो है वो एक प्रकार के रिजर्वायर कंपाउंड्स के फॉर्म में भी देखे जाते हैं, जो कि रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स को अपने पास आराम से रोक लेते हैं कि भाई आओ हमारे ऊपर बैठो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी दूसरा कुछ मिले तो उसके पास जाके तुम फिर से ओजोन लेयर को डिप्लीट करना। तो इस बेसिस पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का अपना एक फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं होंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज इन पर पड़ेंगे, क्लोरीन एटम निकलेगा और फिर ओजोन लेयर से रिएक्ट करके यहाँ पर अपना चुपचाप से बैठ जाएगा। लेकिन जब भी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होगा तो इनको ये एक रेस्टिंग प्लेस देता भी है और साथ ही साथ इनको और रिएक्टिव बनाता है, कैटालाइज करता है, तो यहाँ से वापस से क्लोरीन एटम निकल के ब्रेक होकर ओजोन लेयर को और डिप्लीट करता है। तो इसके बेसिस पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को हम देख सकते हैं। अब देखो क्या है कि इन सब के बेसिस पर साइंटिस्ट लोग बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाई है उनके बेसिस पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अब इसका और फर्दर रीजन क्या है और फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी इस सब पे रिसर्च चल रही है। तो ये हालांकि जैसे पोलर वोर्टेक्स भी है, तो पोलर वोर्टेक्स में भी आप देखोगे कि क्यों ज्यादा तेज हो जा रहा है, क्यों चिलिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, क्यों कभी एडवर्स कंडीशन ज्यादा पहुंच जा रहा है, टेंपरेचर कब कम है कब ज्यादा है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब का रीजन अभी भी साइंटिस्ट इन सब पे स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी इन सब पे पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारे फिनोमेना देखे जाते हैं तो जितना भी अभी तक हो पाया है उनके बेसिस पर हमने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन होल का ये जो फॉर्मेशन है अंटार्कटिक रीजन के पास, उस वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके साथ साथ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन एट पोल्स, क्या रीजन हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये तो सही है, लेकिन जो प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस है इसकी वजह से ओजोन लेयर थोड़ी फॉर्म ब्रेक हो रहा है, तो ये टर्बुलेंस का कोई रोल नहीं है। दूसरी, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, तो एब्सेंस तो नहीं होगा ना, पोलर फ्रंट तो हमेशा कहीं ना कहीं बनता ही रहेगा, पोलर फ्रंट बनेगा तभी तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में इन सब की वजह से क्या बोल सकते हैं कि पोलर फ्रंट के बनने से एडवर्स कंडीशंस बनेंगे और इन सब कंडीशन से चीजें और तेजी से आप बोल सकते हो कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वगैरह बनेंगे और इन क्लाउड्स की वजह से हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन और तेजी से होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंक्रीज टेंपरेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ओजोन लेयर इस बेसिस पर नहीं बन रही, ग्लोबल वार्मिंग का टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक फॉल्स रीजन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका यही है कि प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट प्रेजेंट होते हैं वहां पर और साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी होते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। देखो ये सारी बात हमने कर ली, एक और टॉपिक यहीं पर आता है जो कि इन सभी टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारा ऑरोरा। यूजुअली क्या होता है, एक फिनोमेना है ऑरोरा जो कि क्लाउड फॉर्मेशन जैसा कुछ दिखता है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नेट पर जाके सर्च करना कि ऑरोरा कैसा दिखता है, आप अमेज रहोगे कि इतना ब्यूटीफुल कंडीशन हमारे अर्थ पर कहां दिखता है और आप भागोगे कि काश ये सीन मैं भी देख पाता, इतना सुंदर होता है ये ऑरोरा। ऑरोरा बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम आयनोस्फीयर की बात करते हैं, अभी तक तो हम लोग लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर या फिर अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में ही अभी तक हम लोग ये सारी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को देख रहे थे। ऑरोरा जो है वो आयनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट है, ऑरोरा भी एक तरीके से लाइट एमिशन का ही है। अब यहाँ पर होता यूं है कि इस के वजह से मतलब कि जो आयनोस्फीयर है यहाँ पर हमें पता है कि बहुत सारे आयंस या फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं। अब ये आयंस और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जब हमारे यहाँ सन से आपको पता है कि सन के अपने कुछ फ्लेयर्स होते हैं, ठीक है, सन के अपने फ्लेयर्स होते हैं, मतलब कि हीट एमिट करता है, जैसे कि हम बर्फ लेते हैं, डकार मारते हैं, इस तरीके से अगर सन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सन बर्पिंग के टाइम पर क्या होता है कि ऐसे सोलर फ्लेयर्स जो है ना वो बहुत तेजी से स्पीड में एटमॉस्फेयर में स्पेस में होते हुए प्लैनेट्स की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली बात है, जाते हर जगह हैं, प्लैनेट्स भी बीच में पड़ता है तो उनकी तरफ भी आते हैं। तो जहां पर भी अपने अर्थ सरफेस के ऊपर आयनोस्फीयर में ये जो आयंस प्रेजेंट हैं यही हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को भी बनाते हैं और मैग्नेटोस्फीयर में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी होती है। तो जहां जहां पर भी ऐसे मैग्नेटोस्फीयर्स होते हैं, जहां पर भी ऐसे फ्री रेडिकल्स आयंस प्रेजेंट होंगे, उनसे सोलर फ्लेयर जाकर टकराता है और टकराने के बाद जो है ना अच्छी अच्छी लाइट एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे फॉर्म में, तो बहुत ही सुंदर वहां का सीन बनता है। तो इसको बोलते हैं हम ऑरोरा। ये जो ऑरोरा है ना ये दो टाइप्स के होते हैं। अगर ऑरोरा आर्कटिक रीजन के ऊपर बनता है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस। और जो नीचे के साइड में बनता है अंटार्कटिक रीजन में, तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया वहां के पास में है तो इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, AUSTRALIS, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस। ये दो नाम आप जरूर याद कर लेना। और ये कहां के फिनोमेना है, ये आयनोस्फीयर के हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेरिक लेवल में कौन कौन से क्लाउड्स हैं, उसके बाद अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में कौन से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में कौन से क्लाउड्स हैं, उसके बाद आयनोस्फीयर में कौन से क्लाउड्स हैं। तो ये जो रेंज है और इन सब का फंक्शन, ये सब कैसे बनते हैं, क्या इनका इफेक्ट है, इन सब चीजों को एक बार आप फिर से अभी 2 मिनट का पॉज लेके सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है एल नीनो वेदर कंडीशन है और लगभग जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं वो सब इसी एल नीनो से ही रिलेटेड है। तो एल नीनो है क्या? एल नीनो जो है वो बेसिकली अगर हम देखें एक नॉर्मल कंडीशन हम डिस्कस करना चाहते हैं तो नॉर्मल कंडीशन के लिए एक डायग्राम लेते हैं हम। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम इस रीजन को देखें तो ये कौन सा ओशन है, ये है हमारा सदर्न पैसिफिक ओशन, क्योंकि जो भी हमारा इक्वेटर है वो लगभग इस डायरेक्शन से होकर जाता है ऐसा कुछ, और इसी के जस्ट नीचे के डायरेक्शन में हमको एल नीनो जैसा कुछ कंडीशन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है।
नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी पेरू या इक्वेडर, यहाँ पर 2 कंट्रीज देखते थे हम, इसी के पास में जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर ठंडा पानी इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। अब ऐसा देखो क्यों होता है, इसके पीछे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे वैसे तो थ्योरीज थे, इंसुलेशन का इफेक्ट है, ये है वो है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नासा की रिपोर्ट के अनुसार में डॉक्टर मेहता ने इस चीज को रिसर्च करके कुछ ऐसा पता लगाया है कि जो भी ओशनिक करंट्स होते हैं वो अपने सब सर्फेस लेवल्स पर ट्रैवल करते हैं, और इन सबके बेसिस पर क्या होता है कि एक पुश मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी चलते हैं, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इन ओशन सर्फेस को किधर साइड में धक्का देते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ये सारी इधर ही पड़ते हैं। तो इसको हम लोग अब से बुलाएंगे कौन सा, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, और ये हमारा हो जाएगा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो दोनों को इस बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो होता क्या है नॉर्मल कंडीशंस में, ये जो हमारा वार्म टेम्परेचर था, ऊपर का सरफेस जो भी सन के हीट से वार्म होता रहा, उसको पुश मिलती रही, और ये वार्म जो भी ओशन वाटर है ये कुछ यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहा। एक्यूमुलेट होते होते क्या हुआ कि जो एक रीजन है, मैं आपको एक वीडियो में समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। पैसिफिक ओशन में ही ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में आप देख रहे हो कि इतना बड़ा पोर्शन है जहां पर लैंड का बहुत ही कम सरफेस देखने को मिलता है, तो इसलिए ये वाला जो फिनोमेना है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इसको अगर हम वापस से 3D स्ट्रक्चर में समझे तो हम देख रहे थे कि लगभग हमारा ट्रेड विंड्स जो है वो इस डायरेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड विंड्स है इस डायरेक्शन में चलता है, तो इस वजह से जो भी वार्म वाटर कहीं पर भी इस रीजन में होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ये जो एक डेप्थ देख रहे हो, इस डेप्थ में सबसे ज्यादा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब देखोगे कि इसके ही कंपैरिजन में जो भी यहाँ का पानी सब इधर चला गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भरने के लिए चाहिए ना, तो यहाँ से नीचे अपवेलिंग के फॉर्म में ये पानी ऊपर की तरफ आता है। अब हमें पता है कि जो लोअर सर्फेस है यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, तो इसीलिए इसको ऊपर की तरफ ये धक्का देता है, तो यहाँ पर एक कोल्ड टेम्परेचर काफी हद तक क्रिएट होता है जो कि काफी ठंडा होता है, और यहाँ पर वार्म वाटर एक्यूमुलेट होता है। ये जो आप लेयर्स देख रहे हो ना, बिल्कुल लाइट पिच कलर है, फिर ऑरेंज कलर है, फिर लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, इनको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन बेसिकली ऐसे ही टेम्परेचर डिफरेंसेस, जैसे कि अभी तक हम लोग आइसोबार्स या फिर और क्या पढ़ रहे थे, आइसोथर्म्स पढ़ रहे थे, इसी तरीके से थर्मोक्लाइन है। थर्मोक्लाइन ओशनिक वाटर्स के टेम्परेचर के एक लेयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का पानी कहां तक है, तो इस बेसिस पर ये थर्मोक्लाइंस बनते हैं। अब देखो होता यूं है कि जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर कंडीशन बन रहा है, लो प्रेशर कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन बन रहा है। लो प्रेशर कंडीशन से होगा यूं कि यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर कंडीशन बन रहा है, लो प्रेशर कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन बन रहा है। लो प्रेशर कंडीशन से होगा यूं कि यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। जब भी हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो आपको पता है कि वो एक्सपैंड करती हैं। जब भी वो एक्सपैंड करेंगी तो ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इस क्लाउड फॉर्मेशन से काफी हद तक बारिश वगैरह होगा। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है वहां पर आप बारिश देख सकते हो। तो ये वाला रीजन जो है ये बेसिकली आपके बारिश को दिखाता है। और ये जो एक नॉर्मल आप देख रहे हो साइकिल बन रहा है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं वॉकर साइकिल। वॉकर साइकिल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और उसी टाइम पर हमने इस फिनोमेना को भी रिप्रेजेंट किया था। तो ये है हमारा कुछ नॉर्मल कंडीशन जो कि यूजुअली ऐसा ही देखने को मिलता है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन, ये एल नीनो नहीं है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन देखो ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमने पढ़ने के लिए ये अपना एक नॉर्मल कंडीशन फिक्स किया हुआ है कि भाई इसको हम नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जस्ट ऑपोजिट किस सेंस में, आप देखो थोड़ा मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में देखने को मिलता है। क्या होता है कि ये जो वार्म वाटर है ये इधर साइड में ना एक्यूमुलेट होकर, मान लो ऐसा कह सकते हैं कि जो काउंटर करंट होता है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो डेवलप होता है और कहीं बीच में आके ये कुछ ऐसा प्रेशर बनाता है। तो एक कंडीशन ये बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि यही वॉकर साइकिल थोड़ा सा और इंटेंस होगा। ये वॉकर साइकिल देख रहे हो तो इस केस में कुछ ऐसा कुछ दिख रहा होगा, बादल वगैरह, फ्लड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे काफी हद तक। कहीं पर सूखा देखने को मिलेगा, बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि वहां पर सबटेंड मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां पर ड्राई एयर दिखेंगे, पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कहीं पर बीचों बीच काफी हद तक बारिश होती है। तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हो कि कभी गर्म हो जा रहा है, ठीक है, कभी अगले साल देख रहे हो कि यहाँ पर एयर चेंज होती है, आपको दिख रहा होगा ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है। तो इस बेसिस पर जो हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते तो हैं, लेकिन अब हम एल नीनो को समझने की कोशिश करते हैं। एल नीनो हमने बताया कि देखो रिवर्स होता है। रिवर्सल का प्रोसेस क्या है, मतलब कि अगर आप इस चीज में देखो कि ये वाला कंडीशन है, ये एल नीनो कंडीशन है, जहां पर जो हमारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, मान लो अगर वो स्ट्रांग हो जाए, तो यहाँ पर जहां पहले के टाइम पर नॉर्मल कंडीशन पर कोल्ड एयर या फिर कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होता था, अब वहां पर एक्यूमुलेट होने लगा है वार्म वाटर। एक और चीज है कि जब नॉर्मल सिचुएशन रहता है तो हमें क्या पड़ा है कि नीचे से अपवेलिंग के थ्रू पानी ऊपर की तरफ आती है, जो कि नीचे का पानी हमें पता है कि ऑब्वियसली काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है, और इस न्यूट्रिएंट रिच के होने से जब ये ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो नॉर्मली फिशिंग का जो एक प्रोडक्शन है वो नॉर्मल सिचुएशंस में पेरू और इक्वाडोर के लिए, इन सब जगहों के लिए काफी प्रोमिनेंट होता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब ये कंडीशन आता है तो वार्म वाटर के साथ ही साथ आप देखोगे क्लाउड फॉर्मेशन अब यहाँ होने लगेगा। क्लाउड फॉर्मेशन के चलते बारिश अब यहाँ होने लगेगी, तो यहाँ पर बारिश होने लगता है, तो यहाँ पर फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाते हैं। और इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर बिल्कुल ठंडा रहता है, यहाँ से ऊपर उठ के ये साइकिल नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ से आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक भी हो जाता है, उसका नहीं दिक्कत है, लेकिन मोर और लेस एक ये साइकिल बनती है। तो यहाँ पर काफी कोल्ड सिचुएशन देखने को मिलता है, और इसके चलते हम समझते हैं कि यहाँ पर ड्रॉट कंडीशंस आते हैं, ठीक है। तो जरा सा हम एक बार फिर से एक वीडियो देखते हैं, यहाँ पर एल नीनो को समझते हैं, साथ ही साथ फिर हम इसमें सदर्न ऑसिलेशन एनसो को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो क्या होता है कि नॉर्मली मेरे जूलियन ऑसिलेशन, इन मैडम को जरा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। नॉर्मल सिचुएशंस में आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के टाइम पर देखा जाए तो नॉर्मली बारिश वगैरह होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल हरे भरे खेत हैं। तो इनको तीन पार्ट में डिवाइड करें कि न्यूट्रल कंडीशन हमने पढ़ा, एक लानिना पढ़ा, और लानिना पढ़ना है अभी, और एक हम डिस्कस कर रहे हैं एल नीनो। तो तीन एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को हम अलग अलग ईयर में, जरूरी नहीं है कि देखो हर एक पैटर्न पे ये कभी एल नीनो आए कभी लानिना आए। नॉर्मली क्या है, देखो एल नीनो, लानिना, ये सब जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अजीबोगरीब वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, इन सब का मतलब ये है कि वॉकर साइकिल जो है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में हमने पढ़ा कि जो लो प्रेशर कंडीशन है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ठीक है। और जो हमारा हाई प्रेशर कंडीशन है वो कहाँ बनेगा, पेरू और इक्वेडोर के पास में। अगर यही कंडीशन तो न्यूट्रल है, अगर यही कंडीशन और भयानक तरीके से इंटेंसिफाई करते हैं कि और ज्यादा ठंडा पानी जो है वो पेरू और चिली के पास पहुंच गया है, इक्वेडोर के पास पहुंच गया है, और ज्यादा गर्मियां, मतलब और ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास बनने लगा, तो इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ला नीना, ठीक है। एक आता है एल नीनो। एल नीनो का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी शुरुआती नॉर्मल सिचुएशन में
ये वॉकर सेल बनता था उस पूरे वॉकर सेल का डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाए, मतलब कि वार्म ओशन करंट्स पेरू और इक्वेडोर के पास बन जाए, और जो वार्म ओशन करंट मतलब कि जो वार्म ओशन सरफेस है वो पेरू और इक्वेडोर के पास बन जाए, और जो कोल्ड प्रेशर है मतलब कि जो हमारा हाई प्रेशर सिस्टम है वो कहां बन रहा है इस बार, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बन रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल नीनो, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है, अब मानो ये जो ट्रेड विंड्स है ये नॉर्मल सिचुएशन में दिखा रहे हैं अभी, अब इसी चीज को नॉर्मली यहाँ पर वार्म दिखता है, लेकिन ये कंडीशन अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करें तो रिवर्स करने के साथ साथ क्या दिखेगा कि ये जो कूल टेंपरेचर है कभी कभी काफी हद तक एक्सटेंड होता है, जो कि अभी हम आपको बता रहे थे। तो इसके बेसिस पर क्या होगा कि यहाँ पर का जो कूल टेंपरेचर है ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, इस वजह से हमारा जो वॉकर सेल है वो ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, बारिशें जो है वो और तेजी से आने लगती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक फ्लड के कंडीशंस बनते हैं। ये जो खतरनाक फ्लड के कंडीशंस हैं इन्हीं कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ला नीना, ठीक है। तो ला नीना बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाएंगे, काफी ठंड हो जाएगी, यहाँ पर हवाएं इस तरीके से चलती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह आने लगते हैं। तो इन सब बेसिस पर हमने ये समझा। अब क्या होता है कि कभी कभी चीजें थोड़ी सी रिवर्स होती हैं। रिवर्स देखो किस कंडीशन में हो रही है कि जब ये वाला कंडीशन इधर चला जाए, तो ये जो है ये एक एल नीनो का कंडीशन है। एल नीनो की इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो कूल टेंपरेचर है या फिर जो ठंडा पानी है वो इकट्ठा हो गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के साइड में, और जो हमारा वार्म टेंपरेचर है या फिर वार्म ओशन वाटर है वो एक्यूमुलेट हो गया है साउथ अमेरिका में। तो ऐसे टाइम पर आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि एल नीनो के टाइम पर वॉकर सेल्स छोटे छोटे फॉर्म में और भी जगह ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशंस देखें अगर तो ओवरऑल ऐसा ही समझ आता है कि वार्म से यहाँ से निकलेगा और बादल बनेगा ऊपर, और यहाँ पर बादलों की वजह से काफी बारिश होगी। तो ये जो बारिश है वो कहाँ होगी, या तो ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया का दर्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, सन रेज काफी देर तक रहेंगी, रातें बिल्कुल क्लियर होंगी, और साथ ही साथ जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो भी नहीं आएगा। तो इन सबके बेसिस पर हम कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं। और ये दूसरे तौर पर ये कहाँ का दृश्य है, ये दृश्य है हमारा पेरू रीजन का, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। तो आप देख रहे हो कितना घमासान बारिश हो रहा है, पानी बिल्कुल फ्लड लाइक कंडीशंस बन चुके हैं। तो ये पेरू का कंडीशन होगा एल नीनो की जगह पर, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने बात कर लिया एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, ठीक है। अब इन्हीं सबके बेसिस पर हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, मोर और लेस देखो यही सारी चीजें मैंने अब इन जगहों पर लिख दी हैं, आप आराम से बैठ के इनको पढ़ लेना कि ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू देयर इज नॉर्मली कूल सरफेस वाटर बट एल नीनो मेक्स इट गो वार्म व्हेन द वाटर बिकम्स वार्म, द ट्रेड विंड्स व्हिच अदरवाइज फ्लो ईस्ट टू वेस्ट आइदर रिवर्स देयर डायरेक्शन और गेट लॉस्ट। मतलब ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उन सबको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब ये नॉर्मल कंडीशन है जो कि अभी हम वीडियो में देख रहे थे, अब ये नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा जो भी वाटर सर्कुलेशन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ नॉर्मल कंडीशन की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। जो भी नॉर्मल कंडीशन होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बारिश कराते हैं, काफी कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स लेके आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स लेके आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेरू और कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में वार्म कंडीशंस डेवलप होते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे सॉरी वार्म वाटर को रिप्लेस करते हैं, काफी ठंडा जगह होता है, ठंडी जगह से चीजें अपवेलिंग के टाइम पर फिशिंग वगैरह का काफी अच्छा काम देखने को मिलता है। ये है वाटर सर्कुलेशन या फिर वाटर सेल कुछ भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण होता है कि कहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कहां पर प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में देखा था कि यही वार्म होता है, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, और क्योंकि यहाँ पर कम होती है इसलिए यहाँ पर नीचे की तरफ आती है। इस पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद वाटर सर्कुलेशन में जो भी अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देखें पैसिफिक ओशन जो कि अभी हम देख रहे थे, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भी पैटर्न देखने को मिलता है। इवन आप देखोगे कि थर्मोक्लाइन को भी आप जरा नोटिस करते हुए देखोगे तो थर्मोक्लाइन भी आपको देखने को मिलेगा। थर्मोक्लाइन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंपरेचर ग्रेडियंट लेक के अंदर कैसे होता है उसको दर्शाता है। ये एक लेयर एक टेंपरेचर में दूसरा लेयर दूसरे टेंपरेचर में ऐसा कुछ डिस्टेंस करने का काम आता है। वॉकर सेल देखो क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है अपवेलिंग से। तो पेरू के कॉस्ट पर जब भी ऐसा ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस तो वहां पर अपवेलिंग होगा, और अपवेलिंग से न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर बाहर आएगा और फिशिंग स्टॉक्स में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। और एल नीनो की जगह पर क्या होगा, एल नीनो में वार्म वाटर यहाँ जाएगा, चीजें बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी, वॉकर सेल काफी वीक हो जाएगा, और वॉकर सेल के वीक होने से चीजें कुछ इस हिसाब से दिखेंगी। तो वॉकर सेल कभी कभी जब ऐसा रिवर्स होता है तो इस रिवर्स प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि इक्वाडोर पेरू और इन सबके जो भी कोस्ट लाइंस हैं यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, बारिशें होती हैं, और फिर इन सबसे यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशंस डेवलप होते हैं। तो ये हो गया हमारा एल नीनो। एल नीनो के जहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमेशा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में बारिश लेके आता है, और केवल बारिश ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ कौन कौन से कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, या फिर इन सब जगहों पर सेंट्रल पैसिफिक रीजन में भी ये सारी चीजें लेके आती है, क्योंकि बारिश सेंट्रल पैसिफिक में और यहाँ पर दोनों में साथ साथ हो रही है। इसके अलावा दूसरा और क्या इफेक्ट है एल नीनो का, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे मलेरिया के केसेस इस टाइम पर पेरू में और इन सब जगहों पर काफी हद तक फैल जाते हैं। इवन मलेरिया जैसे या फिर मॉस्किटो का स्प्रेड जो है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो है वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। प्लस कोलर ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है हर जगह। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, कोलर फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद ब्लीचिंग स्टार्ट होती है। इंडिया को कैसे अफेक्ट करेंगे, तो आप खुद ही समझो कि जब हमारा इंडोनेशिया वाला रीजन काफी हीटेड है तो वो लो प्रेशर कंडीशन है। जब भी लो प्रेशर कंडीशन से वो ऊपर की तरफ उठेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इंडिया के डायरेक्शन में भी जाएगा। ये इंडोनेशिया का रीजन है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ये इंडोनेशिया का है। इधर बहुत दूर जाने पर साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, इक्वेडोर पेरू, और इधर साइड आने पर इंडियन ओशन में पहुंच जाते हैं। तो इसके इधर साइड ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम था, ऊपर यहाँ पर हाई प्रेशर हुआ। तो यहाँ पर कहीं पर ऊपर की साइड में एक लो प्रेशर सिस्टम डिस्कस हम कर लेंगे जब इंडिया में पढ़ेंगे। तो इंडियन ओशन में एक ऐसा लो प्रेशर सिस्टम ऊपर एटमॉस्फेयर में बनता है, तो हमारी इधर की तरफ जाने लगती है। जब भी हमारी ऊपर उठेंगी तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगी, कुछ इधर भी जाएंगी, है कि नहीं। तो इस बेसिस पर जब भी इंडिया में ये नीचे की तरफ सबटेंड होती है, नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये हमारे जो मानसून है, मानसून वाले विंड को स्ट्रॉन्ग करती है। जिस हिसाब से हम देख रहे थे ना कि टिबेटन रीजन में भी एक ऐसा ही केस बन रहा था जो कि हाई प्रेशर सिस्टम को इधर साइड में ले आ रहा था और यहाँ से भी हवाएं सबटेंड कर रही थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये तो मान लो जेट स्टर्ली विंड थी, यहाँ पर तो एल नीनो का इफेक्ट है, ये वाटर साइकिल का इफेक्ट है, सॉरी वॉकर साइकिल का। तो इस सब बेसिस पर आप देख सकते हो कि हमारा मानसून के लिए जो भी विंड चाहिए होगा वो जब जितना ज्यादा यहाँ पर सबटेंड होगा उतना ही ज्यादा मानसून उस टाइम पर अपने कंट्री में आएगा। तो इस बेसिस पर एल नीनो जो है वो इंडिया के मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करता है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा है कुछ एग्जांपल्स के साथ। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि जब भी एल नीनो या ला नीना वाला कंडीशन हो तो उसका एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे मानसून पर पड़े ही पड़े, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे कि 1871 है तो यहाँ पर तो एल नीनो का सिचुएशन था जो कि ड्रॉट का सिचुएशन था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने क्या देखा कि मतलब कि जितने भी अभी तक हैवी इंडिया में बड़े ड्रॉट्स की फैसिलिटी मतलब ड्रॉट्स के कंडीशंस देखने को मिले हैं 1871 से लेकर 2002-2009 तक, उनमें से ये सबसे बड़ा है जिसमें से एल नीनो ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं हम लोग को अपने यहाँ पर।
दूसरा कि अगर एलिनो नहीं होता है तो डॉट कम होगा अपने नॉर्मल कंडीशंस में है, फॉर एग्जांपल 1997 98, और जब एलिनो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो इस केस में क्या होगा कि वॉकर सेल रिवर्स कर जाता है, फिर उस दिन चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी। मतलब उस पूरे ड्यूरेशन में जब भी एलिनो होगा तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि जो भी हमारा टेम्परेचर कंडीशन है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि 2002 में क्या देखा गया कि एक बार मॉडरेट एलिनो आया था, बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये अपने कंट्री में सबसे वर्स्ट ड्रॉट देखा गया, जबकि होना कुछ इसका ऑपोजिट चाहिए था, या फिर कुछ ही इफेक्ट इसका पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। तो एलिनो देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे अग्रेरियन इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सूखा पड़ गया तो आप समझो कि हमारी जो भी अग्रेरियन इकोनॉमी है वो रेन फेड इकोनॉमी है। रेन फेड का क्या मतलब होता है कि वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बारिश ही नहीं होगी अगर, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे खेतों में जो भी फसल धान ये सारी चीजें लगी हैं वो सबकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा राइस, शुगर, कॉटन, ऑयल सीड्स, इन सब प्रोडक्शन अपने कंट्री में काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये कुछ इफेक्ट है हमारे कंट्री में एल नीनो के। ला नीना का क्या कंडीशन है? ला नीना में क्या होता है कि चीजें इंटेंसिफाई हो जाती हैं और ज्यादा बारिश होने लगती है हमारे कंट्री में। एक आता है सदर्न ऑसिलेशन से रिलेटेड एनजो। एनजो क्या होता है? एल नीनो तो हमने पढ़ लिया। देखो सदर्न ऑसिलेशन जो है ना ईस्ट वेस्ट प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो अब यहाँ पर होता है कि जो भी पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, मतलब कौन सा पोर्शन? मतलब पेरू वाला पोर्शन। दूसरा इंडियन ओशन का सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि इंडियन ओशन वाला पोर्शन। तो यहाँ पर दोनों में एक लिंक क्रिएट होता है। जो भी एल नीनो का कंडीशन है वो सदर्न ऑसिलेशन के साथ मिक्स होता है। सदर्न ऑसिलेशन का क्या मतलब है? अभी तक जो भी एल नीनो का फिनोमेना है ये ओशनिक लेवल पर देखते हैं कि ओशन जो है ये वाटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में ये जो पूरा खेल चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। इसी का एक छोटा सा ही पार्ट हमने भी वॉकर सेल के नाम से पढ़ा है। तो जब दोनों को कंबाइंडली हम पढ़ते हैं एल नीनो और सदर्न ओशन दोनों को, तो ये प्रकार के पीरियोडिक फ्लक्चुएशन दिखाते हैं जो कि सी सर्फेस के टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चल रहे होंगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, किस डायरेक्शन से कहां से जाना है, वो सदर्न ऑसिलेशन बताते हैं। और इसीलिए एनजो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा एक कंप्लीट पैकेज जो है वो समझ में आ जाता है। तो एल नीनो क्या है, केवल एसओ क्या है और एनजो मिला क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर फिर से इसको ब्रेक करके लिख दिया गया है। इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट क्या होता है? आईओडी। इंडियन डाइपोल मूवमेंट को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके लिए। इन मैडम फिर से हम इनको हटा देते हैं। देखो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या है कि दो अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट होते हैं। अब इंडियन ओशन में क्रिएट होते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ तो ऑस्ट्रेलिया पे पड़ता ही होगा। कैसे पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। मतलब कि ये भी वापस से पेंडुलम टाइप में ही चल रहा है, लेकिन अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इनके बेसिस पर देखो ये जब भी वार्म ये होगा और कोल्ड अफ्रीका वाला रीजन या फिर इंडियन ओशन वाला रीजन होगा, तो इसके बेसिस पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मल न्यूट्रल फेज है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अभी भाई ये पैसिफिक ओशन नहीं है, ये इंडियन ओशन आ गया है। तो इसके लिए जो भी ईस्टर्न इंडियन ओशन या फिर हम इंडोनेशिया वाला रीजन देखें, ये सब देखें, तो जो भी वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा और ये यहाँ पर कहीं सबटेंड कर रहा है ना। सबटेंड जब भी करेगा तो ये जो एक सेल बना रहा है, या फिर आप यूँ देखो कि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है और यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है, तो जो भी है मतलब कि जो भी टेम्परेचर है वो यहाँ से ऊपर उठेगा और ये नीचे की तरफ सबटेंड करेगा। आप खुद ही समझो कि जो भी क्या बोलते हैं मानसून है हमारे यहाँ का, उसको यहाँ पर एडिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जब ये नीचे की ओर सबटेंड करेगा, और यूजुअली यहाँ पर वेस्टर्लीज उस टाइम पर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये ऑलरेडी आपको वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। आईटीसीजेड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी वेस्टर्लीज हैं, सॉरी आईटीसीजेड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले ये क्या बोलते हैं वेस्टर्लीज हैं ये यहाँ पर आते हैं और इसके चलते साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। तो ये तो न्यूट्रल फेस हो गया। लेकिन अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और नेगेटिव में ले जाएं, देखो नेगेटिव में ये चीजें और इंटेंस होगी, ये वाला और कोल्ड होगा, तो मतलब हमारे यहाँ की जो बारिशें हैं वो और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। यहाँ पर नीचे आप थर्मोक्लाइन को भी देख सकते हो। थर्मोक्लाइन किसको बोलते हैं? दो अलग अलग वाटर्स को सेपरेट करने की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्या बात है कि जब ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, मतलब कि इंडियन ओशन डाइपोल का नेगेटिव फेज जो है वो हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है, जबकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का जो मूवमेंट है वो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जब भी जस्ट ऑपोजिट होगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो ये यूजुअली क्या होता है, बादल वगैरह लेके जाता है वहां तक। और पॉजिटिव फेज में अगर हम बात करें तो सारा पानी तो यहीं मतलब पानी के अंदर ही बरस गया, लैंड सर्फेस पर तो जा ही नहीं पाया। तो इसके चलते होता यूं है कि ट्रॉपिकल मानसून जो है वो उस साल बहुत कम आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून या फिर ये साउथ वेस्ट मानसून वगैरह देखें अगर हम, तो ये नहीं के बराबर आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए, जैसे कि मान लो ड्राइएस्ट कंडीशन अपने इंडिया में कब आएगा? एल नीनो के टाइम पर कि ला नीना के टाइम पर? वेरी गुड, एल नीनो के टाइम पर आएगा। अगर सोचो एल नीनो का टाइम है और साथ ही साथ आईओडी का पॉजिटिव फेज भी आ जाए, तो क्या हमारे यहाँ बिल्कुल गजब की सूखा नहीं पड़ जाएगा? तो कुछ ऐसे ही कंडीशंस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म पे आप एक दूसरे के साथ सेट करके इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इंडियन ओशन डाइपोल में ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इंडियन ओशन डाइपोल चल रहा है। इंडियन ओशन डाइपोल कभी कभी सीवियर फॉर्म में आता है। सीवियर फॉर्म में कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो इस चीज को कि इसका नेगेटिव सेंस जो है वो हमारे यहाँ मानसून को लेके आता है। दूसरा हमने अभी एल नीनो और एनसो में एल नीनो ला नीना में कौन सा देखा जो हमारे मानसून अच्छा करेगा? वेरी गुड, ला नीना करेगा या फिर नॉर्मल कंडीशन। उस केस में भी मानसून है उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्ट्रांग होता है। सोचो अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाए टाइम पर, तो मानसून का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ेगा हमारे कंट्री पे। और इसके जस्ट ऑपोजिट कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव सेंस में हो जाए और यहाँ पर ये जो नंबर था वो हमारा सॉरी ये ला नीना था वो हमारा एल नीनो हो जाए, तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन बन गई। जब इंडिया में गजब की हीट होगी, ड्रॉट फैसिलिटीज डेवलप होगी, बहुत महीनों से ये कंडीशन बहुत सालों से ऐसी कंडीशन आई नहीं है और आशा करता हूँ आगे आए भी ना। तो देखो क्या होता है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो इंडियन ओशन की तरफ ब्लो करेगा, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। तो इस बेसिस पर आप चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी चीजें देखो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको कैसे समझाना है फिगर के थ्रू, जो कि मैंने आपको वीडियोस के थ्रू समझा दिया। एक आता है एल नीनो मोडोकी। एल नीनो मोडोकी जो है इसको भी अभी हमने वीडियो में देखा कि जो बीचों बीच सर्फेस है वो अचानक से हीट हो गई और बारिश जो है वो यहाँ पर होने लगी, और दोनों ही साइड्स में ऑस्ट्रेलिया में भी और पेरू में भी ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशन बन गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो मोडोकी। कुछ इस तरीके से है, जो भी वार्म वाटर है वो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच बन गया है और जो ऑस्ट्रेलिया और पेरू दोनों में ही कोल्ड जगह पर बन चुकी है। तो इस बेस की वजह से हम क्या देखने को मिलता है, जो भी एक साइकिल चल रहा है वो साइकिल यूं ही मतलब ऐसे ही फॉर्म में चलता रहेगा तब तक जब तक ये वार्म वाला जो क्लाइमेटिक या फिर वाटर सर्फेस है ये अपने राइट या लेफ्ट में शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो ऐसा कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो मोडोकी। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी चीजें जो भी चीजें हैं वहां पर, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने वॉकर सेल डेवलप हुए हैं? आप बोलोगे कि सर एक वॉकर सेल ये है, दूसरा वॉकर सेल ये है, दो वॉकर सेल्स डेवलप हुए हैं। इसी के साथ साथ ये वाला जो है ये क्या है, ये इंडियन ओशन डाइपोल है। ठीक है, तो इस बेसिस पर इंडियन ओशन डाइपोल, वॉकर सेल, ये सारी चीजें डेवलप होना स्टार्ट अगर होंगी तो फिर हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एल नीनो, ला नीना और मोडोकी।
तो इन सब के बेसिस पर हमारा ये पूरा लेक्चर रहा है, ठीक है। एल नीनो मोडकी के इंपैक्ट क्या क्या है। देखो एल नीनो मोडकी का जो भी फिनोमेना है वो दोनों ही सरफेस पर, आप देखोगे कि दो वाटर साइकिल बना रहा है, तो दोनों ही जगहों पर ठंडियां बरसाएगा और इसके चलते बारिश वगैरह दोनों ही कंडीशंस पर नहीं होगी। ला नीनिया क्या है, ला नीनिया भी मोर और लेस हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि फिनोमेना ऐसा है जो कि नॉर्मल कंडीशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, उसी चीज को यहाँ पर वापस से लिखा गया है, ठीक है। अब देखो चीजें जो है लगभग लगभग खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर हम और कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ मिलता है तो हाँ, अब देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ला नीना का कंडीशन है तो अपने यहाँ मानसून बहुत ही अच्छा है, या फिर अगर एल नीनो कंडीशन है तो अपने यहाँ मानसून बहुत ही गंदा है। ये बहुत ही छोटा इफेक्ट देता है अपनी चीजों के लिए। तो इन सब के बेसिस पर कोई भी चेंजेस इन सब में लाने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चले तो बेहतर है। क्योंकि ठंडियों के टाइम पर आप देखोगे कि जैसा कंडीशन ये वाला कंडीशन बनाता है उसके बेसिस पर ये एल नीनो ला नीना जो भी चलता है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इन सबके आधार पर आप बोल सकते हो कि ये सब एक मेजर कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, जिनके बेसिस पर हम लोग एल नीनो और ला नीना या फिर मोडकी को पढ़ते हैं। अब नॉर्मल हेवी मानसून इन इंडिया जब भी ऐसा होगा तो इफेक्ट क्या क्या है, मानसून जो है अपने आप में काफी गंगोर हो जाएगा, काफी लंबे समय तक चलेगा। जो भी ठंडियां हैं उसमें आप देखोगे कि साउथ ईस्टर्न अफ्रीका या फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर चीजें सूखी हुई हैं। इवन अपने भी इंडिया में अगर आप देखोगे तो अगर आप मानसून के पहले पहले या फिर मानसून काफी दिन बाद, जैसे अभी इस टाइम पर जाते हो आप मान लो, तो केरल वेरल के साइड में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इन सबका इफेक्ट पड़ता नहीं है, मतलब कि ना बारिश बहुत ज्यादा होती है ना ठंडियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये सब जो भी है ये सब नॉर्थ हेमिस्फीयर का, फिर नॉर्दर्न इंडिया का ही पूरा खेल है। तो इस बेसिस पर हमने पढ़ लिया है एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, मोडकी क्या होता है, और हमें लगता है कि इतना आज के लेक्चर में मोर देन सफिशिएंट है। इस बेसिस पर हम क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से एक